जय हिंद। जूरिस्प्रूडेंस के बारे में और उससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। आज जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है विधि शास्त्र से संबंधित है, इसके अंतर्गत जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ हम लोग 1 बाई 1 करके देखेंगे। अगर जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें मीनिंग से संबंधित डेफिनेशन और नेचर एंड स्कोप रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग देखेंगे और ये 100+ है एमसीक्यू। तो 1 बाई 1 हम लोग देखते हैं। पहला है विधि शास्त्र को वर्णनात्मक न्यायशास्त्र और नियंत्रात्मक न्यायशास्त्र के रूप में किसने श्रेणीबद्ध किया था? ऑप्शन है हॉलैंड, बेंथम, केल्सन, पैटर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंथम। बेंथम ने विधि शास्त्र को वर्णनात्मक न्यायशास्त्र और नियंत्रात्मक न्यायशास्त्र के रूप में श्रेणीबद्ध किया था। अगला देखते हैं, किसकी विधि को वैज्ञानिक सकारात्मकता कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे की विधि को वैज्ञानिक सकारात्मकता कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित लेखकों में से किसे अंग्रेजी विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है? अंग्रेजी विधि शास्त्र का जनक निम्नलिखित में से किनको कहा जाता है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ऑस्टिन को अंग्रेजी विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे उपयोगितावाद का प्रतिपादक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंथम। बेंथम को उपयोगितावाद का प्रतिपादक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र का विज्ञान संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक विधि से। जो ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र का विज्ञान जो है संबंधित है सकारात्मक विधि से। अगला देखते हैं कि आधुनिक चेतना के संदर्भ में सकारात्मकता शब्द जो है की नींव किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सामंड। सामंड द्वारा आधुनिक चेतना के संदर्भ में जो सकारात्मकता शब्द है की नींव स्थापित की गई थी। अगला देखते हैं, विधि का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी देश में नियमों का संपूर्ण निकाय को ही विधि कहा जाता है। विधि का अर्थ है किसी देश में नियमों का संपूर्ण निकाय। अगला देखते हैं, विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेविनी। शेविनी द्वारा विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को प्रस्तुत किया गया था। अगला देखते हैं हम लोग, अंध युग में नैसर्गिक विधि का किसके द्वारा एक नया निर्वचन प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट ऑगस्टाइन।
सेंट अगस्टाइन द्वारा ऑन द युग में नैसर्गिक माने होता है नेचुरल, वास्तविक, तो नेचुरल का ऑपोजिट होता है काल्पनिक। ऑन द युग में नैसर्गिक विधि को एक नया निर्वचन जो प्रदान किया गया था सेंट अगस्टाइन द्वारा। अगला हम लोग देखते हैं, स्टेमलर ने विधि को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। स्टेमलर के अनुसार विधि 2 भागों में विभाजित है, बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विचार, जो विधि का विचार तथा विधि की अवधारणा। विधि का विचार तथा विधि की अवधारणा, जो विधि को 2 भागों में विभाजित किया गया था, वो थे स्टेमलर द्वारा। अगला देखते हैं, कैटेगोरिकल इम्परेटिव के सिद्धांत का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कांट द्वारा। कैटेगोरिकल इम्परेटिव के जो सिद्धांत का प्रतिपादक थे वो कांट थे, कांट। अगला हम लोग देखते हैं, ऑस्टिन की संप्रभुता की जो अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉब्स। जो ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा थी वो हॉब्स की विचारधारा से प्रभावित थी। अगला हम लोग देखते हैं कि ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से क्या विधि एक अनिवार्य तत्व नहीं होता है? इसमें बताना है कि विधि की कौन सी एक अनिवार्य तत्व एलिमेंट्स नहीं होता है ऑस्टिन के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्श। आदर्श जो है वो ऑस्टिन के अनुसार विधि का एक इसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है, और ये तीनों है। तो तीनों याद रखिएगा कि आदेश, कर्तव्य और अनुमोदन। अगला हम लोग देखते हैं, हार्ट का विधि विश्लेषण अंतर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाध्य होना तथा बाध्यता रखना के मध्य। बाध्य होना तथा बाध्यता रखना के मध्य जो विधि का विश्लेषण का अंतर हार्ट द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता क्या होने की विशेषता होती है? यानी संप्रभुता होने की विशेषता बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों। सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता, सोवरेनिटी जो होती है, होने की विशेषता है। किसी ऐसी धारणा को इंगित करने हेतु अभिव्यक्ति जो इस तथ्य को छिपाता है या छिपाने का कार्य करती हो कि विधि का एक नियम परिवर्तित हो चुका है, इसके शब्दों के अपरिवर्तित रहते इसका प्रवर्तन संशोधित किया जा रहा है, यह क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधिक कल्पना। विधिक कल्पना एक ऐसी धारणा को इंगित करने हेतु अभिव्यक्त होती है जो इस तथ्य को छिपाती हो या छिपाने का कार्य करती हो कि विधि का एक नियम परिवर्तित हो चुका है, इसके शब्दों के अपरिवर्तित रहने इसका प्रवर्तन संशोधित किया जा रहा है। अगला हम लोग देखते हैं, विधि के अंतर्गत हार्ट फुलर विवाद संबंधित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट और जुडिशियल सर्विसेज यूपीजे या कई एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ये हार्ट फुलर का जो विवाद संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा विधि तथा नैतिकता से। विधि तथा नैतिकता से संबंधित जो विवाद था वो विधि के अंतर्गत हार्ट फुलर विवाद था।
अगला हम लोग देखते हैं, सामान्य तथा विशिष्ट अर्थ में विधि शास्त्र उपयोग के बीच अंतर किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शामंड। शामंड ने सामान्य तथा विशिष्ट अर्थ में विधि शास्त्र के उपयोग के बीच अंतर किया था। अगला देखते हैं, किसका सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि राज तथा विधि दोनों ही मानवीय कारणों के विकास मूलक उत्पाद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हीगल। हीगल की जो सिद्धांत है इस अवधारणा पर आधारित है कि राज्य जो होता है, स्टेट और लॉ, दोनों ही मानवीय कारणों के विकास मूलक उत्पाद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड पुस्तक के मूल लेखक का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम जो हैं द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड नामक जो पुस्तक की मूल लेखक हैं। अगला देखते हैं हम लोग, विधि को समाज के विभिन्न हितों के बीच संतुलित करने के अर्थों में परिभाषित किया गया है और इसी कारणवश विधि को सामाजिक अभियांत्रिक यानी सोशल इंजीनियरिंग के रूप में वर्णित किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाउंड। पाउंड द्वारा विधि को समाज के विभिन्न हितों के बीच बैलेंस करने के अर्थ में डिफाइंड किया गया और इसी कारणवश विधि को सोशल इंजीनियरिंग के रूप में वर्णित किया गया था, यह पाउंड द्वारा। अगला देखते हैं, यह कि एक विधि व्यवस्था प्राथमिक एवं सहायक नियमों के संयोजन से उत्पन्न होती है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट। हार्ट द्वारा एक विधि व्यवस्था जो प्राथमिक एवं सहायक नियमों के संयोजन से उत्पन्न होती है, प्रतिपादित किया गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ उत्तर को इंगित करें। ऑस्टिन के अनुसार विधि के निम्नलिखित गुण होते हैं। ऑस्टिन के अनुसार विधि के जो गुण बताए थे वो इसमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ख, आदेश, संप्रभुता एवं शास्ति। शास्ति का मतलब दंड होता है, पेनाल्टीज। आदेश, संप्रभुता एवं शास्ति विधि के गुण होते हैं ऑस्टिन के अनुसार। अगला हम लोग देखते हैं, ये सब एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप कम से कम 2-3 बार देखिए। 2-3 बार देखने के बाद पूरी समझ विकसित हो जाएगा और ये कई क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है और आगे पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए इसको बार बार देखें। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में इसमें बताना है कि विधि शास्त्रियों में से कौन नैसर्गिक विधि के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सुकरात। सुकरात जो हैं नैसर्गिक माने नेचुरल विधि के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित हैं। विधि शास्त्री माने जूरिस्ट लोग होते हैं, तो ये सुकरात थे। अगला हम लोग देखते हैं, सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि विधि की परिभाषा ने बहुत ही अधिक समय और ऊर्जा का उपभोग किया है, क्योंकि
इसका आंसर हो जाएगा कि विधि की धारणा अलग अलग देशों में अलग अलग होने के कारण, यानी कि सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जो विधि की परिभाषा ने बहुत ही अधिक समय और ऊर्जा, टाइम एंड एनर्जी का उपभोग, कंजप्शन किया है, इसका कारण है कि विधि की धारणा जो है अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। अगला देखते हैं, मेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम सामाजिक संगठन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेटर फैमिलिया। पेटर फैमिलिया जो है मेन के अनुसार सर्वप्रथम सामाजिक संगठन है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताना है कि सामंड से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, विधि शास्त्र सिविल विधि के सर्वप्रथम सिद्धांत का विज्ञान है। जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, सिविल लॉ के सर्वप्रथम सिद्धांत का विज्ञान सामंड से संबंधित है। अगला देखते हैं, ऑस्टिन के अनुसार शास्ति होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रभु के आदेश की अवहेलना का बुरा परिणाम। संप्रभु के आदेशों की अवहेलना का बुरा परिणाम शास्ति होता है, ये जो है ऑस्टिन के अनुसार। अगला देखते हैं, विधि शास्त्र के संबंध में जो विधि शब्द का अर्थ क्या होता है बताना है, यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस के संबंध में विधि लॉ का शाब्दिक अर्थ शब्द क्या होता है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूलभूत विधिक सिद्धांत। विधि शास्त्र के संबंध में विधि का शब्द का अर्थ जो होता है मूलभूत विधिक सिद्धांत होता है। अगला हम लोग देखते हैं, ऑस्टिन का विधि का सिद्धांत उनकी प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, ये किताब याद रखिएगा, ऑस्टिन का है। प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड नामक रचना में पाया जा सकता है कि जिसके माध्यम से उन्होंने यह विचार प्रदान करने का प्रयास किया कि इसका आंसर हो जाएगा ग, देवीय विधि की विषय वस्तु विधि शास्त्र की परिधि में नहीं आती है। यानी ऑस्टिन की जो विधि का सिद्धांत, उनकी जो बुक है प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड नामक रचना में पाया जाता है कि जिसके माध्यम से उन्होंने यह विचार प्रदान करने का प्रयास किया कि जो दैवीय विधि की विषय वस्तु होती है वो विधि शास्त्र की परिधि में नहीं आती है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में विधि शास्त्र का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोमन द्वारा। रोमन द्वारा अध्ययन की एक सेपरेट ब्रांच के रूप में ज्यूरिस्प्रूडेंस को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, विधि के अध्ययन की एक तुलनात्मक पद्धति को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेन। यानी मेन के द्वारा विधि के अध्ययन की एक तुलनात्मक पद्धति प्रस्तुत किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, व्यक्ति के जीवन में सामाजिक रुचि निम्नलिखित में से क्या संलिप्त नहीं होता है? व्यक्ति के जीवन में जो सामाजिक रुचि में कौन सी सम्मिलित यानी संलिप्त नहीं होता है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाग्रह। स्वाग्रह जो है व्यक्ति के जीवन में सामाजिक रुचि में संलिप्त नहीं होता है और सब संलिप्त रहता है। जैसे ये रहता है
सामान्य स्वास्थ्य, जीवन स्थिति और अवसर। तो इसका आंसर क हो जाएगा। चौंतीस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुसार विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक तथा नैतिक विधि शास्त्र के 3 अलग अलग अंग है, बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामंड। सामंड के अनुसार अगर देखिएगा तो विधि शास्त्र को 3 अलग अलग अंग के रूप में रखा गया। पहला विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, दूसरा ऐतिहासिक विधि शास्त्र और तीसरा जो है नैतिक विधि शास्त्र। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे समाज शास्त्र के विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे को समाज शास्त्र के विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टिन के विश्लेषणात्मक विचारधारा को आदेशात्मक विचारधारा कहना कौन पसंद करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सीके एलन। सीके एलन या एलेन जो थे, ऑस्टिन के विश्लेषणात्मक विचारधारा को आदेशात्मक विचारधारा कहना ज़्यादा पसंद करते थे। ये सीके एलन थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने न्याय को 2 हिस्सों वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय में विभाजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने न्याय को 2 हिस्सों वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय में विभाजित किया था। अगला देखते हैं, राज जो होता है परिवार तथा सिविल समाज का संश्लेषण होता है। यह परिवार के सार्वभौमिक सिद्धांतों की एकता तथा सिविल समाज का विशिष्ट सिद्धांत है। यह दर्शन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीगल का। हीगल का यह दर्शन है कि राज जो होता है परिवार एवं सिविल समाज का संश्लेषण होता है। यह परिवार के सार्वभौमिक माने यूनिवर्सल सिद्धांतों की एकता तथा सिविल सोसाइटी का विशिष्ट सिद्धांत है। ये हीगल का दर्शन है। अगला देखते हैं हम लोग, उस न्यायविद का नाम इसमें बताना है जिन्हें डार्विन के पहले का डार्विनवादी तथा समाज शास्त्रियों के पहले का समाज शास्त्री कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवनी। सेवनी वो न्यायविद थे जिसे डार्विन के पहले का डार्विनवादी और समाज शास्त्रियों के पहले का समाज शास्त्री कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, किसने कहा था कि विधि एक मानकों का विज्ञान है। तो इसका आंसर हो जाएगा केल्सन। केल्सन ने कहा था कि विधि जो है एक मानकों का विज्ञान है। अगला देखते हैं, विधि राष्ट्र के साथ विकसित होता है। जो लॉ होता है राष्ट्र के साथ विकसित होता है, इसके साथ बढ़ता है और इसके विघटन के साथ मर जाता है तथा यह इसकी एक विशेषता होती है। यह कथन किनका है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवनी। सेवनी का ये स्टेटमेंट है, कथन है कि जो लॉ होता है विधि राष्ट्र के साथ विकसित होता है, उसके साथ आगे बढ़ता है और इसके विघटन के साथ ही वो मर भी जाता है तथा यह इसकी एक विशेषता होती है लॉ की। यह सेवनी का कथन है। अगला देखते हैं,
विधि एक ईर्ष्यालु गृहिणी होती है। प्रायः उद्धृत किया जाने वाला यह मुहावरा किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ अस्टोरी। जोसेफ अस्टोरी का एक मुहावरा काफ़ी प्रचलित है कि विधि जो होती है ईर्ष्यालु गृहिणी होती है। इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, किसी भी व्यक्ति के पास जो एकमात्र अधिकार उपलब्ध हो सकता है वह अधिकार सदैव अपना कर्तव्य करने का अधिकार होता है। यह किसका कथन है? यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास जो एकमात्र राइट्स उपलब्ध हो सकता है वह है सदैव अपना कर्तव्य करने का अधिकार होता है। यह स्टेटमेंट किनका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूगिट का। ड्यूगिट का यह कथन है कि किसी भी व्यक्ति के पास जो एकमात्र राइट्स उपलब्ध हो सकता है वह है सदैव अपना ड्यूटी करने का अधिकार। अगला देखते हैं हम लोग, समता का आगमन विधि को नष्ट करने के लिए नहीं होती है अपितु इसकी पूर्ति के लिए हुआ है। यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैटलैंड। मैटलैंड का यह कथन है कि जो समता है, समता का जो आगमन होती है वो विधि को नष्ट करने के लिए नहीं होता है अपितु इसकी पूर्ति के लिए होता है। अगला देखते हैं, विधि के क्रम में मानकों का एक पिरामिड होता है। यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा केल्सन। केल्सन का यह कथन है कि विधि के क्रम मानकों का एक पिरामिड होता है। अगला देखते हैं, विधि को न्यूनतम नैतिकता का समर्थन जारी रखना चाहिए। यह दलील किनके द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डेवलिन। लॉर्ड डेवलिन का यह दलील है कि विधि जो होती है को न्यूनतम नैतिकता का समर्थन करना चाहिए, यानी मिनिमम मोरालिटी। अगला हम लोग देखते हैं कि परिवर्तनीय विषय वस्तु के साथ नैसर्गिक विधि का अर्थ यह है कि न्याय की प्राप्ति में सकारात्मक विधि के एक नियम की विशिष्ट विषय वस्तु स्थान स्थान और समय समय पर परिवर्तित होती रहेगी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रूडोल्फ स्टेमलर। रूडोल्फ स्टेमलर ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि परिवर्तनीय जो विषय वस्तु होती है के साथ नैसर्गिक जो नेचुरल लॉ का अर्थ यह है कि न्याय की प्राप्ति में सकारात्मक विधि के एक नियम की विशिष्ट विषय वस्तु स्थान स्थान पर और समय समय पर चेंज होती रहेगी। ये रूडोल्फ स्टेमलर का सिद्धांत है। अगला देखते हैं हम लोग, डिसाइकोलॉइज्ड कमांड। डिसाइकोलॉइज्ड कमांड के रूप में विधि को किसने परिभाषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंथम। बेंथम ने डिसाइकोलॉइज्ड कमांड के रूप में लॉ को परिभाषित किया था। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित न्यायविदों में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि हम तब तक यह नहीं समझ सकते हैं कि एक वस्तु क्या है जब तक हम यह न समझ ले कि यह क्या करती है। बहुत बढ़िया लाइन बोला है। किस न्यायविद ने बताना है कि हम तब तक यह नहीं समझ सकते हैं कि एक वस्तु क्या है जब तक हम यह न समझ ले कि यह क्या कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामंड। सामंड न्यायविद ऐसा न्यायविद थे जिन्होंने जोर देकर कहा था कि
हम तब तक किसी वस्तु के बारे में बताया था कि हम नहीं समझ सकते हैं कि क्या है जब तक हम यह न समझ ले कि यह क्या कर सकती है। यह सामंड का विचार था। अगला देखते हैं कि प्रकृति ने पुरुष को आनंद एवं पीड़ा के साम्राज्य में स्थान प्रदान किया है। यह किनका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंथम। बेंथम का यह कथन है कि प्रकृति ने, नेचर ने पुरुष को आनंद एवं पीड़ा के साम्राज्य में स्थान प्रदान किया है। अगला हम लोग देखते हैं विधि शास्त्र विधि के अनिवार्य सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण होता है। यह किनका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा C.K. एलेन। C.K. एलेन का यह कथन है कि जो विधि शास्त्र है विधि के अनिवार्य सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण होता है। अगला हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विधि शास्त्र जो है सकारात्मक विधि का दर्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र के बारे में कहा था कि विधि शास्त्र जो है सकारात्मक विधि का दर्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसने कहा था कि विधि शास्त्र विधि की नेत्र होता है, आई होता है? जो विधि शास्त्र विधि की जो है नेत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस्की। लॉस्की ने कहा था जूरिस्प्रूडेंस के बारे में कि विधि की यह नेत्र होता है। अगला हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विधि शास्त्र सकारात्मक विधि का औपचारिक विज्ञान है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉलैंड। हॉलैंड ने कहा था विधि शास्त्र के बारे में कि जो विधि शास्त्र है सकारात्मक विधि का औपचारिक विज्ञान है। अगला हम लोग देखते हैं विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिसरो। सिसरो का यह कथन है कि जो विधि शास्त्र है विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष होता है, दार्शनिक पक्ष। यह सिसरो का स्टेटमेंट है। ये सब काफ़ी एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको बार बार ज़रूर देखिए। आप यूजीसी नेट अगर दे रहे हैं चाहे जुडिशियल सर्विसेज के अंतर्गत कोई भी जैसे यूपी या अदर स्टेट जहाँ जहाँ भी जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट सिलेबस में इंक्लूड है वहाँ काफ़ी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा कि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि आएंगे, तो इसलिए इसको बार बार देखें और आप जुड़े रहें। लॉ से संबंधित और सिविल दोनों से संबंधित इसी चैनल पे 10 मून जो चैनल यूट्यूब चैनल है इस पे आपको हर प्रकार के MCQ मेंस से संबंधित और इंटरव्यू से संबंधित गाइडेंस मिलते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिएगा कि ये सब किस तरह के अच्छा लग रहा है या नहीं, और ये भी बताइएगा कि इससे फ़ायदा हुआ या नहीं और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है से संबंधित भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि इसमें अगर कुछ सुधार करना हो तो सुधार किया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में कि निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र को नियमों की व्यवस्था के रूप में देखता है? वह कौन सी विधि शास्त्री है जो कि नियमों की व्यवस्था के रूप में देखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट। हार्ट ऐसे विधि शास्त्री थे जो कि विधि शास्त्र को नियमों की व्यवस्था के रूप में देखते थे। अगला देखते हैं हम लोग विधि शास्त्र मानवीय एवं दैवीय बातों का ज्ञान होता है,
उचित एवं अनुचित का विज्ञान, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पियन। अल्पियन के द्वारा कहा गया है कि जो विधि शास्त्र है मानवीय और दैवीय बातों का ज्ञान होता है और उचित एवं अनुचित का विज्ञान। अगला देखते हैं हम लोग। विधि अनिश्चित होता है यानी निश्चित नहीं होता है, तथा विधि की निश्चितता एक विधिक मिथक है। ये किनका स्टेटमेंट है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मी फ्रैंक। जर्मी फ्रैंक का यह कथन है लॉ के बारे में। ये कहते हैं कि विधि जो है अनिश्चित होता है और विधि की जो निश्चितता की बात है तो यह एक विधिक मिथक होता है। ये जर्मी फ्रैंक का स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं हम लोग। किसने कहा है कि सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं होता है बल्कि कारणों की काल्पनिक संरचना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस एक्विनोस। थॉमस एक्विनोस ने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है एक ऐसा ऐतिहासिक फैक्ट नहीं होता है बल्कि कारणों की काल्पनिक संरचना होती है। अगला हम लोग देखते हैं। किसने कहा था कि समस्त सकारात्मक विधि केवल विधि के प्रयास होते हैं और न्याय जो होती है सामाजिक जीवन की रूपरेखा के अंदर इच्छाओं अथवा प्रयोजनों का सामंजस्य होता है? इच्छाओं और प्रयोजनों का सामंजस्य जो होता है समय और स्थान के अनुसार चेंज होते रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेमलर। स्टेमलर ने कहा था कि समस्त जो सकारात्मक विधि है केवल विधि के प्रयास होते हैं और न्याय सामाजिक जीवन की रूपरेखा के अंदर इच्छाओं और प्रयोजनों का सामंजस्य होता है। इच्छाओं और अथवा प्रयोजनों का सामंजस्य जो होता है टाइम और प्लेस के अनुसार चेंज होते रहता है। यह स्टेमलर का स्टेटमेंट है। अगला हम लोग देखते हैं। किसने कहा था कि नैसर्गिक विधि पुरुष की प्रकृति तथा समाज में जीने की उसकी अंदरूनी आवश्यकताओं पर आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूगो प्रोटियस। ह्यूगो प्रोटियस ने कहा था कि नैसर्गिक विधि पुरुष की प्रकृति और समाज में जीने की उसकी अंदरूनी आवश्यकताओं पर आधारित होता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि निश्चयात्मक आदेश शास्ति और संप्रभुता की एक तिकड़ी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट। हार्ट ने कहा था कि जो निश्चयात्मक आदेश होता है वो शास्ति यानी पेनाल्टी इसका होता है इंग्लिश में, पेनाल्टी और सोवरेनिटी की एक तिकड़ी होती है। ये हार्ट का स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं हम लोग। किसके अनुसार विधि शास्त्र का विषय सकारात्मक विधि होता है और इस प्रकार से सामान्य तौर पर अथवा कठोरतापूर्वक विधि कहे जाने वाली विधि को राजनीतिक आवर्जनों के लिए राजनीतिक सृष्टिजनों द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ऑस्टिन के अनुसार जो विधि शास्त्र का विषय सकारात्मक विधि होता है और इस प्रकार के सामान्य तौर पर अथवा कठोरतापूर्वक विधि कहे जाने वाली विधि को राजनीतिक अवसरजनों के लिए राजनीतिक श्रेष्ठजनों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। विधि में सिद्धांतों के समूह अथवा नियमों के ऐसे निकाय शामिल होते हैं जिन्हें न्याय के प्रशासन में राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और प्रयुक्त किया जाता है। यह कथन किनका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामंड। सामंड का यह कथन है कि
विधि में सिद्धांतों के समूह अथवा नियमों के ऐसे निकाय शामिल होते हैं जिन्हें न्याय के प्रशासन में राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके कथन है कि मेरे पास एक अधिकार विधि की संतान है? एक नैसर्गिक अधिकार ऐसा पुत्र होता है जिसका कभी कोई पिता ही नहीं होता है। ये किनका कथन है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जर्मी बेंथम का यह कथन है कि मेरे पास एक ऐसा राइट्स विधि की संतान है, एक नैसर्गिक अधिकार ऐसा पुत्र होता है, नेचुरल इसका होता है नेचुरल अधिकार ऐसा पुत्र होता है जिसका कभी कोई फादर ही नहीं था। ये जर्मी बेंथम का कथन है। अगला हम लोग देखते हैं, किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए कुछ साझा नैतिकता का होना अनिवार्य होता है। यह किसके विचार है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट का यह विचार है कि किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए कुछ साझा नैतिकता मोरलिटी का होना अनिवार्य होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मानक एक ऐसा कार्य का अर्थ होता है जिसके द्वारा कतिपय व्यवहारों को आदेशित, अनुमोदित अथवा अधिकृत किया जाता है। यहाँ मानक की उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा केल्सन के द्वारा जो मानक की परिभाषा दी गई है कि मानक एक ऐसा कार्य का अर्थ होता है जिसके द्वारा कतिपय व्यवहारों को आदेशित, अनुमोदित अथवा अधिकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने कहा कि विधि और कुछ नहीं है, बस लोगों की आत्मा होती है? लॉ जो है कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों की आत्मा है। ये स्टेटमेंट किनका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवनी ने कहा था कि विधि जो है, लॉ, कुछ और नहीं है, बस लोगों की आत्मा है। अगला हम लोग देखते हैं, विधि प्रकृति अनुसार सार्वभौमिक नहीं होती है, यूनिवर्सल। सार्वभौमिक मीन्स यूनिवर्सल। विधि प्रकृति अनुसार सार्वभौमिक नहीं होती है, यह भाषा की तरह ही लोगों और युगों के साथ परिवर्तित होती रहती है। यह कथन किस सिद्धांत से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकात्मा सिद्धांत के अनुसार विधि प्रकृति अनुसार सार्वभौमिक नहीं होती है, यह भाषा की तरह ही लोगों और समय युगों के साथ चेंज होती रहती है। अगला देखते हैं हम लोग, यह विधि का कर्तव्य है कि वह हितों का मूल्यांकन करे। यह किनका कथन है? विधि का यह ड्यूटी है कि वो हितों का मूल्यांकन करे, इवेलुएट। यह स्टेटमेंट किनका है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉस्को पाउंड का यह कथन है कि जो विधि होती है, विधि का कर्तव्य है कि वह हितों का मूल्यांकन करे। अगला हम लोग देखते हैं, किसने कहा था कि विधि का उद्देश्य समाज में प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन स्थापित करना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाउंड ने कहा था कि जो लॉ है, विधि का मेन उद्देश्य जो होता है समाज में प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन, केवल बैलेंस स्थापित करना होता है। यह पाउंड का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विधि का जो अर्थ है न्यूनतम टकराव के साथ अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि को सुनिश्चित करना है?
तो इसका आंसर हो जाएगा पाउंड। पाउंड ने कहा था कि जो विधि का अर्थ है वो न्यूनतम टकराव के साथ अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि को सुनिश्चित करना है। अगला देखते हैं हम लोग। सामाजिक कार्य का विचार व्यक्तिपरक अधिकार की धारणा को बाहर निकाल देता है। यह विचार किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूगिट। ड्यूगिट का यह विचार है कि सामाजिक कार्य का विचार व्यक्तिपरक अधिकार की धारणा को बाहर निकाल देता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। विधि सभी भावनाओं से मुक्त तर्क होता है, यह किसने कहा था? यानी विधि जो है सभी भावना से मुक्त तर्क होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि जो विधि है सभी भावनाओं से मुक्त तर्क होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि विधि को नियम से नहीं बल्कि नियम को विधि से निगमित किया जाना चाहिए? बहुत बढ़िया लाइन कहा है कि विधि को नियम से नहीं बल्कि नियम को विधि से निगमित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलस। पॉलस ने कहा था कि विधि के नियम से नहीं, विधि यानी पॉलस का यह स्टेटमेंट है कि विधि को नियम से नहीं बल्कि नियम को विधि से निगमित किया जाना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस न्यायविद ने जोर दिया था कि हम किसी वस्तु को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम यह न समझ ले कि यह वस्तु क्या कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉस्को। रॉस्को ऐसे न्यायविद थे जिन्होंने जोर देकर कहा था किसी वस्तु के बारे में कि हम किसी वस्तु को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम यह न समझ ले कि यह क्या करती है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। समानता जब विक्षोभित हो चुकी हो तो इसे बहाल किए जाने में न्याय को अरस्तु ने किस प्रकार वर्णित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय के रूप में अरस्तु ने समानता जब विक्षोभित हो चुकी हो तो इसे बहाल किए जाने में न्याय को वर्णित किया था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे उपयोगितावाद का एक प्रतिपादक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंथम। बेंथम को उपयोगितावाद का एक प्रतिपादक माना जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने विधि शास्त्र को अधिवक्ता का बहिर्मुखता, एडवोकेट की बहिर्मुखता के रूप में वर्णित किया है? कौन ऐसे जुरिस्ट थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जूलियस स्टोन। जूलियस स्टोन ऐसे विधि शास्त्री थे जिन्होंने विधि शास्त्र को अधिवक्ता की बहिर्मुखता के रूप में वर्णित किया था। अगला देखते हैं हम लोग। सामान्य तथा विशिष्ट न्यायशास्त्र के बीच के अंतर की पहचान किनके द्वारा की गई थी? सामान्य और विशिष्ट न्यायशास्त्र के बीच के जो डिफरेंस है की पहचान किनके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑस्टिन। ऑस्टिन द्वारा सामान्य और विशिष्ट न्यायशास्त्र के बीच के अंतर की पहचान की गई थी।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुसार जो विधि शास्त्र के 3 अलग अलग अंग है, विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, ऐतिहासिक विधि शास्त्र और नैतिक विधि शास्त्र। विधि शास्त्री का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा शामंड। शामंड के अनुसार जो विधि शास्त्र के 3 अलग अलग अंग हैं, विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, ऐतिहासिक विधि शास्त्र और नैतिक विधि शास्त्र। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित शब्द किसके द्वारा लिखे गए हैं। विधि लोगों के विकास के साथ विकसित होता है, लोगों के सशक्त होने के साथ सशक्त होता है तथा अंततः राष्ट्र के द्वारा राष्ट्रीयता खोने के साथ मृत हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवेनी। सेवेनी द्वारा लिखे गए हैं कि विधि के बारे में, कि विधि जो है लोगों के विकास के साथ विकसित होता है और लोगों के सशक्त होने के साथ सशक्त भी होता है तथा अंततः जब राष्ट्र का राष्ट्रीयता खोने लगता है तो उस समय यह मृत हो जाता है। यह सेवेनी का स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, विधि को न्यूनतम नैतिकता का समर्थन करना जारी रखना चाहिए, यह दलील किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट। हार्ट द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई है कि विधि को न्यूनतम नैतिकता का समर्थन जारी रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ। प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ जो है, जो किताब है, किनके द्वारा लिखी गई है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूलियस ऑस्टोन। जूलियस ऑस्टोन जो पुस्तक है, प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला देखते हैं, ऑस्टिन की जो पुस्तक है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, कैसी पुस्तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत व्याख्यान। ऑस्टिन की जो पुस्तक है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड जो है, लंदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत व्याख्यान जैसी पुस्तक है। अगला देखते हैं, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसके, इसके रचनाकार का नाम बताना है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉल्स। रॉल्स द्वारा ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक की रचना की गई। अगला देखते हैं हम लोग, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ऑस्टिन जो है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द कंसेप्ट ऑफ लॉ, जो कंसेप्ट ऑफ लॉ पुस्तक है उसके लेखक का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट। हार्ट जो है, हार्ट द्वारा द कंसेप्ट ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डार्विन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल नाम से किसे संबोधित किया जाता है। डार्विन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल के नाम से किसे संबोधित किया जाता है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवेनी।
सेविनी को डार्विन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सेविनी द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ जो पुस्तक है सेविनी द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित संप्रदायों में से कौन इस विचार का पालन करता है कि विधि पाया जाता है, बनाया नहीं जाता है? यह स्व अस्तित्वशाली होता है, यानी कि यह स्वयं अस्तित्व में आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक विचारधारा। ऐतिहासिक विचारधारा जो संप्रदाय है, इस विचारधारा का मानना है कि जो लॉ होती है वो पाया जाता है, बनाया नहीं जाता है, और यह स्व अस्तित्वशाली होता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। विधि सामाजिक जीवन की परिस्थितियों का योग है जिसे बाहरी बाध्यताओं के उपायों के माध्यम से राज्य के अधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। यह कथन विधि शास्त्र के किस विचार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजशास्त्रीय। समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र के विचारधारा के अनुसार विधि जो है सामाजिक जीवन की परिस्थितियों का योग है जिसे बाहरी बाध्यताओं के उपायों के माध्यम से राज्य के अधिकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है। अगला हम लोग को प्रश्न देखते हैं। दास रेक्ट देश वेस्टिजेस, दास रेक्ट देश वेस्टिजेस की जो पुस्तक है उसकी रचना किनके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा शेविनी। शेविनी जो है दास रेक्ट देश वेस्टिजेस नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख के साम्राज्य में स्थान प्रदान किया है, यह किनका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंथम। बेंथम का यह कथन है कि प्रकृति नेचर ने मनुष्य को सुख और दुख के साम्राज्य में स्थान प्रदान किया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मी बेंथम द्वारा। जर्मी बेंथम द्वारा थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन नामक पुस्तक की रचना की गई है। अगला देखते हैं। अगला जो है इसमें सूची है, न्यायविद और परिभाषा दिया गया है, इसमें कूट का प्रयोग से बताना है। तो इसका जो आंसर है कि ए का क, ख का 1, ग का 2 और घ का 3, यानी इसको हम लोग मैच करते हैं। तो पहला जो अल्पियन जो न्यायविद हैं इनकी परिभाषा बताना है। तो इनकी परिभाषा है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। और जूलियस स्टोन जो न्यायविद हैं इनकी जो परिभाषा है अधिवक्ता की बहिर्मुखता, इन्होंने दिया था। और पैटरसन की जो परिभाषा है उचित एवं अनुचित का विज्ञान। और लास्ट में बना ऑस्टिन, बचा है ऑस्टिन, तो ऑस्टिन का हो जाएगा तीसरा सकारात्मक कानून का दर्शन। तो इसको स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिए। और फिर हम लोग अगला देखते हैं।
यहाँ है कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी ड्यूनंट। हेनरी ड्यूनंट द्वारा रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी। इसमें व्याख्या भी है, व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। रेड क्रॉस के बारे में भी, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मिशन है कि मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हेनरी ड्यूनंट ने जेनेवा में किया था। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार पीस एरिया में दिया गया है। शांति के क्षेत्र में 3 बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है, 1917, 1944 और 1963 ईस्वी में। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सभी लाइन, एक एक लाइन इस एक क्वेश्चन है और इसका ध्यान से याद कर लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद, यहाँ अनुच्छेद का नाम बताना है, में देशीय अधिकारिता का खंड दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 2 का क्लॉज 7 में, जो यूएन चार्टर का है, उसके अनुच्छेद का 27 में देशीय अधिकारिता का खंडन दिया गया है। इसकी व्याख्या भी है, थोड़ा देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 2 क्लॉज 7 ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी जिससे उस राज्य की आंतरिक अधिकारिता संबंधित है। यहाँ धारा जो शब्द लिखा है, धारा या अनुच्छेद, चार्टर अगर आप बेयर एक्ट लेंगे तो उसमें अनुच्छेद ही लिखा हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं, एकात्मवाद की वकालत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा केल्सन ने। केल्सन ने एकात्मवाद की वकालत की थी। इसकी व्याख्या यहाँ भी है। अगला हम लोग देखते हैं, अस्टीशन सिद्धांत जो है का संबंध किससे है? ऑप्शन है वस्तुतः मान्यता, विदितः मान्यता, क और ख दोनों, अमान्यता का सिद्धांत। तो इसका आंसर जो होगा अमान्यता का सिद्धांत। नॉन रिकॉग्निशन का जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्निशन, उसी से संबंधित है अस्टीशन का सिद्धांत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमेरिका के ये होम मिनिस्टर थे अस्टीसन, उन्हीं के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसके बारे में हम लोग विस्तार से देख लेते हैं व्याख्या। अस्टीसन सिद्धांत का तात्पर्य है कि यदि कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन करके किसी राज्य को मान्यता अगर प्रदान करता है तो ऐसी मान्यता वैलिड नहीं होगी, वैध नहीं होगा। अतः इसे अमान्यता का सिद्धांत कहते हैं, जिसे अमेरिका के जो थे गृह मंत्री अस्टीसन ने प्रतिपादित किया था। इसीलिए उन्हीं के नाम पर अस्टीसन सिद्धांत, जो कि अमान्यता का सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ हम लोग 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू देखें और आगे भी जूरिस्प्रूडेंस से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगले वीडियो में आप देखेंगे एमसीक्यू, जो कि स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जो विधि शास्त्र की शाखाएं ब्रांच है, उससे संबंधित। और आगे भी हम लोग देखेंगे इसमें चैनल पर, इस चैनल पर आप जुडिशियल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज दोनों तरह का 1 डे और मल्टीपल डे एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पीटी मेंस इंटरव्यू से संबंधित अपलोड किया जाता है। तो आप जुड़े रहें और हम लोग जल्द ही इस पे मिलते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है और क्या नहीं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो आपके पास पहुंचे उसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि बेल आइकन ऑन रहेगा तो आपके पास वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।